फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा। लास्ट पार्ट है अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से रिलेटेड टर्म्स। प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो इस एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस टर्म देंगे। एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ embryo formation from the zygote is termed as embryogeny or embryo formation. ओके, फिर फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो कैसे बनते हैं? क्या सभी एम्ब्रियो सेम बनते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। एंडोस्पर्म तो सब में सेम बन रहा था। ओके, लेकिन एम्ब्रियो सभी में सेम नहीं बनता। एम्ब्रियो के बेसिस पर दो अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट की क्लासेस वहां पर बनती है, मोनोकोटाइलेडनी एंड डाइकोटाइलेडनी। दो तरह के एम्ब्रियो बनेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो अलग बनेगा और डाइकॉट एम्ब्रियो अलग बनेगा। ठीक है, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स two different types of embryos, two different type of embryos on the basis of number of cotyledons, on the basis of number of cotyledons found उसमें से नंबर 1 है that embryo which possess only single cotyledon, embryos having single functional cotyledon termed as monocot embryo, termed as monocot embryos, and in those seeds in which these embryos are found, seeds are known as monocot seeds, and plant which develops from these monocot seeds are termed as monocot plants. Monocotyledonous plants, monocot plants. ओके, और जिस क्लास में इनको हम रखेंगे उसको बोलेंगे मोनोकोटाइलेडनी क्लास प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की, एंजियोस्पर्म की।
इतना क्लियर है बेटा? किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यहाँ तक पूछ सकता है। Well, second, another type of embryos having two functional cotyledon, ऐसा एम्ब्रियो जिसमें दो फंक्शनल कोटाइलेडन्स होगी, termed as termed as dicot। दो कोटाइलेडन है, therefore dicot embryos, उनको हम डाइकॉट एम्ब्रियोस कहेंगे। और ये डाइकॉट एम्ब्रियोस जिन सीड्स के अंदर बनेंगे उन सीड्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं बताओ? पहले भी मैंने बोला नाश्ता करके बैठा करो क्लास में। अगर आपके पास में एनर्जी नहीं रहती बोलने की तो नाश्ता करके बैठा करो, कुछ खा करके बैठा करो। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई स्टूडेंट 11 बजे तक थोड़ा भी कुछ खाए बगैर रहता होगा। हाँ, बस वो स्टूडेंट जो इतना आलसी हो कि वो 11 बजे ही उठता होगा, लेकिन उसके पहले भी आप लोगों की क्लासेस रहती हैं, इसलिए आप उससे पहले उठते होंगे। तो डाइकॉट सीड्स और प्लांट्स को क्या कहेंगे? यस, असर हुआ? एक आध स्टूडेंट को समझ में आया, लेकिन बाकी फिर भी वैसे के वैसे कुछ भी बोल लो, रिप्लाई नहीं देंगे। चलो ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स। ओके, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फर्दर हम आगे पढ़ते हैं। डन सर। डन सर। डन सर। ओके, चलो 3 बजे इसमें हो गया। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है? तो इनकी कुछ जाइकोट से डिवीजन की कुछ अर्ली स्टेजेस कॉमन रहती हैं। ओके, मतलब दोनों की फ्यू स्टेजेस, फ्यू अर्ली स्टेजेस, फ्यू अर्ली डिविजन्स कॉमन रहेंगे, स्ट्रक्चर्स कॉमन रहेंगे, लेकिन फिर लेटर ये किस प्लांट, डाइकॉट प्लांट या मोनोकॉट प्लांट किसके प्लांट के ऊपर बन रहे हैं, किसकी सीड्स में बन रहे हैं, तो उसके बेसिस पर उनके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है, और उसके बेसिस पर लेटर जो डिवीजन होता है वो डिसाइड करता है कि फिर ये मोनोकॉट प्लांट का अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद में बन रहा है तो मोनोकॉट एम्ब्रियो ही बने, या फिर डाइकॉट प्लांट में फर्टिलाइजेशन से बना हुआ है तो डाइकॉट एम्ब्रियो ही बने। तो ये जाइगोट 2n, ओके। और हमने मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी 2n ही होते हैं। तो कौन कौन से डिवीजन अप्लाई होंगे बेटा यहाँ पर? किस टाइप के डिवीजन अप्लाई होंगे? जाइकोट डिप्लॉइड है और एम्ब्रियो जो बनेगा, प्लांट जो बनेगा पूरा, वो भी डिप्लॉइड रहेगा। तो किस तरह के डिवीजन अप्लाई होंगे? माइटोसिस। माइटोसिस। ओके, तो ओनली माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर अप्लाई होंगे।
ओनली माइटोसिस डिविजन्स यहाँ पर अप्लाई होंगे एंजियोस्पर्म्स में। तो जाइगोट में माइटोसिस ही होगा, मियोसिस नहीं होगा, तो सभी डिवीजन माइटोसिस से होंगे। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन का रिजल्ट ओके, यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन जो होता है इसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन यहाँ पर हो जाता है, जिससे कि दो अलग अलग सेल्स बनेगी। जाइगोट में तो आगे जो सेल्स बनेगी इसमें तो अलग अलग टाइप की सेल्स बनेगी। यहाँ ये टू सेल्ड स्ट्रक्चर वाले एम्ब्रियो को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, ओके। और ये कवर्ड रहता है, इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें दो सेल क्लोज्ड है, ओके। इस टू सेल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म, एम्ब्रियो का शुरुआत वाला फॉर्म, बेसिक वाला फॉर्म, प्रो एम्ब्रियो। फिर इस प्रो एम्ब्रियो से आगे ऊपर वाले पार्ट को एपिबेसल और नीचे वाली सेल को हाइपोबेसल बोलेंगे, ओके। अब एपिबेसल डिवाइड होकर के पूरा एपिबेसल टीयर बनाएगा, ओके, और नीचे वाला डिवाइड होकर के पूरा हाइपोबेसल टीयर बनाएगा। अब एपिबेसल टीयर जो है ये डिवाइड होकर के एक पर्टिकुलर यहाँ पर मेनी डिविजन्स के बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर, ओके, सस्पेंसर। तो ये जो एपिबेसल पार्ट है जबकि ये हाइपोबेसल पार्ट है, हाइपोबेसल सेल, ओके। आप इसको एपिफाइसिस और इसको हाइपोफाइसिस सेल भी बोल सकते हैं, एपिफाइसिस सेल एंड हाइपोफाइसिस सेल। ये आगे डिवाइड होकर के अपना अपना एक पूरा प्रॉपर टीयर बनाएगी, प्रॉपर एक गुच्छा बनाएगी, एक पूरा झुंड बनाएगी, ओके। तो नेक्स्ट वाले डिवीजन से 2 से 4 सेल हो जाएगी। तो जो ऊपर वाला डिवीजन है, ओके, तो पहला जो डिवीजन हुआ वो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। जाइगोट में जो पहला डिवीजन हुआ वो ट्रांसवर्स, लेकिन अब आगे जो डिवीजन होने वाला है वो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा, ठीक है। फिर वापस से ट्रांसफर। तो यहां पर अब ये सेल्स का नंबर यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और ये फर्स्ट और ये सेकंड यहाँ पर इसके डिवीजन से, जबकि इसके डिवीजन से यहाँ पर क्या हुआ है, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। ये ऐसी बनेगी। हाइपोफाइशियल टीयर की जो सेल्स है, ओके, इन दोनों को अगर हम अलग अलग दिखाना चाहें तो इसको ब्लू में बना देता हूँ, नीचे वाले को ब्लैक में बना देता हूँ, इसको ब्लैक दिखा देता हूँ। इस सेल जो ब्लैक वाला बनेगा वो आपको क्लियर होता जाएगा ब्लैक वाले का कौन सी सेल्स है, ओके। तो इसमें ऊपर वाले में ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ यहाँ पर, और इसमें जो है वो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हुआ, जिससे दो इस तरह से सेल बन गई हाइपोफाइशियल। नेक्स्ट और फर्दर डिवीजन होगा, ये इलॉन्गेट होता जाएगा, एपिबेसल टीयर बनाता जाएगा। ये एक सेल है, ये दूसरी, ये थर्ड, ये फोर्थ सेल, इस तरह से यहाँ पर डिवीजन होता जाएगा। आपको दिख रही क्या वो फोर्थ सेल? हाँ, वहां तक दिख रहा है। आगे वाले इसमें मैं थोड़ा सा नीचे बना दूं। फिर इस तरह से यहाँ पर डिवीजन होता जा रहा है, ये बड़ी सेल बनती जाएगी एपिबेसल वाली। अब ये 2 से 4 ये भी हो जाएगी, 2 से 4, ओके। यहां से जब तक ये ऑक्टेट बनता है तो ऑक्टेट तक, ठीक है, हाइपोबेसल वाला जो ऑक्टेट बनेगा, ये ऑक्टेट वाला पार्ट तक सब में सेम रहता है, ओके। ग्लोबुलर ऑक्टेट बनेगा सब में,
वो मोनोकॉट एम्ब्रियो बनने वाला हो या डाइकॉट एम्ब्रियो बनने वाला हो, दोनों में ऑक्टेट 8 सेल तक की कंडीशन, और वो भी कौन सी 8, ये नीचे वाली ब्लैक जो बना रहे हैं हम, वो 8 सेल वाला एम्ब्रियो, ये सस्पेंसर बनता जा रहा है। सस्पेंसर 6 to 10 सेल वाला होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर बना दिया 4 से 8 सेल, तो मतलब वो सस्पेंसर हो गया। ये हाथ से हम बनाना शुरू करते जरा, ताकि आपको ये हाथ में 8 सेल्स आ जाए। सस्पेंसर की सबसे नीचे वाली सेल बड़ी रहेगी और उसके बाद वाली सेल छोटी छोटी होती जाएगी। तो पूरा सस्पेंसर बन जाएगा 5, 6, 7 और ये 8। ओके, तो इसको हम कहेंगे सस्पेंसर, एम्ब्रियो का सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या काम करता है, और एंडोस्पर्म हमने पहले क्यों पढ़ा था, तो हमने कहा था कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनने के टाइम पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, एंडोस्पर्म provides nutrition to developing embryo. Through या with the help of suspensor. ओके, तो ये न्यूट्रिशन कौन सब करके दे रहा है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन कौन ले रहा है, सस्पेंसर। एम्ब्रियो का ये पार्ट जो सस्पेंडेड है, जिसके कारण एम्ब्रियो सस्पेंडेड होगा, लटका हुआ रहेगा, उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। ओके, और ये एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में होगा। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो with the help of सस्पेंसर। सस्पेंसर एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो एम्ब्रियो को वहां पर सस्पेंडेड फॉर्म में रखेगा सीट के अंदर, एज वेल एज उसका जो डिस्टल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट वाली सेल, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी एंडोस्पर्म के, वहां से न्यूट्रिशन लेकर के वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को देगा। डेवलपिंग, ओके, हम बोल रहे डेवलपिंग। तो जब एक बार डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो, तो सस्पेंसर का कोई काम नहीं रहेगा। ओके, इसलिए ये सस्पेंसर की सेल रिड्यूस होती जाएगी, जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा एम्ब्रियो, सस्पेंसर की सेल डीजनरेट होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी साइज में, धीरे धीरे अपना फंक्शन कम करने लग जाएगी, और लेटर फिर ये डीजनरेट भी हो सकती है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में तो नहीं दिखेगी, डाइकॉट एम्ब्रियो में बहुत छोटा सा पार्ट दिखता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, रिड्यूस होता है। ये ऑक्टेट वाला एम्ब्रियो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इस तरह से एम्ब्रियो पूरा ऑक्टेट बना लेता है यहाँ पर। ओके, इस तरह से ऑक्टेट बना लेता है एम्ब्रियो। तो ये समवॉट ग्लोबुलर शेप दिखता है, तो ये ग्लोबुलर ऑक्टेट एम्ब्रियो। ये मोनोकॉट और डाइकॉट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां तक के डिवीजन सिमिलर होते हैं। ओके, क्लियर, मतलब टोटल 16 सेल बन के आसपास बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो कितना रहेगा, तो ये एम्ब्रियो है ब्लैक कलर का जो हम बताते जा रहे हैं, वो एम्ब्रियो, तो ये हाइपोफाइसल सेल एम्ब्रियोनल सेल बनेगी, ये प्री एम्ब्रियो सेल है। ओके, हाइपोफाइसल सेल ये प्रो एम्ब्रियो सेल है, एम्ब्रियो सेल है, इससे एम्ब्रियो बनेगा। ओके, भाई ये जो एपिफाइसल सेल है ये प्री सस्पेंसर सेल है, इससे सस्पेंसर बनेगा। ओके, ध्यान रखना, ये सस्पेंसर सेल
जिससे आगे जाकर के सस्पेंसर बनेगा, और ये एम्ब्रियो सेल जिससे एम्ब्रियो बनेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? 8 सेल वाले एम्ब्रियो तक में, ये एम्ब्रियो 8 सेल वाला बन गया, और उसके साथ में 6 to 10 सेल वाला सस्पेंसर रहेगा। कोई डाउट है बेटा? हिमांशु, आदित्य, आर्यन, कशिश, जिशान, हाँ सर, नो निदा, डाउट। किसी को भी कोई समझ गया डाउट? सर। समझ गया सर, नो डाउट। तो ये कॉमन एम्ब्रियो है, कॉमन टाइप का। यहाँ तक डिविजन्स भी कॉमन होंगे, बट लेटर अब जो डिवीजन होंगे उसके बेसिस पर मोनोकॉट एम्ब्रियो अलग बनेगा और डाइकॉट अलग बनेगा। ओके, अब लेटर जो डिवीजन होंगे उसमें बस एम्ब्रियो में डिविजन्स होंगे। अब ये जो बन गया है सस्पेंसर, ये बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके एम्ब्रियो की सेल्स का मास बढ़ाएगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएगा और उससे डिवीजन क्रॉस करवाएगा। अगर ये जाइगोट मोनोकॉट प्लांट में बना था तो आगे वो मोनोकॉट एम्ब्रियो बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग डिवीजन चलेंगे। ओके, और अगर ये डाइकॉट प्लांट में बना था जाइगोट, तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो बनाने के लिए आगे ऑक्टेट के बाद में। तो डाइकॉट एम्ब्रियो थोड़ा क्रिटिकल है। डाइकॉट एम्ब्रियो जो बनेगा, तो डाइकॉट एम्ब्रियो में यहां पर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, लंग शेप एम्ब्रियो बनेगा, देन लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर वो डिवीजन करके सेल्स का रीअरेंजमेंट होता रहेगा। फर्स्ट, अब नेक्स्ट वाला जो डिवीजन होगा, अगर डाइकॉट एम्ब्रियो है तो उसमें जैसे हार्ट का शेप वहां पर रहेगा, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ओके, इस तरह से, तो ये हार्ट के जैसा। फिर देन लेटर वहां पर बनेगा वो लंग शेप एम्ब्रियो, मतलब लंग्स में जैसे दो लंग्स के लिए यहाँ पर हम इस तरह से बताते हैं, तो इस तरह से वहां पर दो लंग्स के लिए वहां पर इस तरह से वो अपीयरेंस होगा उसका। तो आपको बस ओनली वो डिविजन्स के लिए बताना है। ठीक है, ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको प्रोसीजर पता चले कि ऑक्टेट एम्ब्रियो क्या होता है, कैसे बनता है। आपको डायरेक्टली अगर डायग्राम भी पूछे एम्ब्रियोजेनेसिस का, तो आप यहाँ तक बनाओ और देन डायरेक्टली फिर एम्ब्रियो बना दो। ओके, क्योंकि वहीं पर डिवीजन ही दिखाते रहना है बस हमको। जैसे ग्लोबुलर, समवॉट ग्लोबुलर शेप में बताया, वैसे हार्ट और लंग शेप में उनको रिप्रेजेंट करना है। तो फाइनली डिपेंडिंग अपॉन कि ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है या डाइकॉट एम्ब्रियो है, अगर वो मोनोकॉट एम्ब्रियो होगा, ये अपना शेप इस तरह से ले लेगा, सस्पेंसर पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, और ये एम्ब्रियो फ्यू डिविजन्स के बाद मोनोकॉट एम्ब्रियो ऐसा चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। ये ब्लू कलर वाला बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। फीमेल टीप है वो, और फिर आप इसके अंदर जो सॉलिड मास है, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसको आप यहाँ पर अंदर पूरा दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
इंटरनल पार्ट्स। लेकिन आपको देखना क्या है उसमें, अब देखो जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में मोनोकॉट मतलब सिंगल कोटाइलेडन, ओके। तो यहाँ पर एक कोटाइलेडन फंक्शनल होगी, दूसरी रिड्यूस या डिजनरेट हो चुकी है। तो जो मेन फंक्शनल कोटाइलेडन है ये है, ओके। तो ये है कोटाइलेडन। कोटाइलेडन एम्ब्रियो का पार्ट होता है। एम्ब्रियो में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके, जिससे कि रेडिकल और प्लूम्यूल निकले वहां पर, ओके। तो रेडिकल प्लूम्यूल के लिए पार्ट, और थर्ड कोटाइलेडन, ओके। तो रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कोटाइलेडन, ये 3 पार्ट वहां पर होना चाहिए किसी भी एम्ब्रियो में। तो प्लूम्यूल बनेगा प्लूम्यूल टिप से, ओके। अब कोटाइलेडन के रिस्पेक्ट में हम उनको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, एपी मतलब अबो कोटाइलेडन के ऊपर, और हाइपो मतलब कोटाइलेडन के बिलो, हाइपोकोटाइल मतलब कोटाइलेडन के बिलो, ऐसा टर्म देते हैं। ये हो गई कोटाइलेडन जो लेटरली प्रेजेंट है उनमें, ओके। ऐसे जैसे आपने वो स्टेचू देखा होगा ना, स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ऐसा खड़ा, उस जैसा आपको अगर दिख रहा है, बस केवल एक ही वहां पर दिख रहा है, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये आपको एम्ब्रियो में जब एक ही कोटाइलेडन बड़ी दिखे और वो भी लेटरली प्रेजेंट हो, एक साइड में प्रेजेंट है, तो लेटरल कोटाइलेडन जो है सिंगल, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है। इस एम्ब्रियो के ऊपर वाले पार्ट, ये कोटाइलेडन का पार्ट इतना है, इसमें फूड भी स्टोर हो सकता है इतना ही, तो कोटाइलेडन का पार्ट इतना है। इस कोटाइलेडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, लेकिन हम मोनोकॉट में एपिकोटाइल बोलने की बजाय इसको बोलते हैं कोलियोक्टाइल। ये पार्ट हो जाएगा कोलियोक्टाइल। कोलियोक्टाइल के अंदर प्लूम्यूल टिप है, तो कोलियोक्टाइल आगे जाकर के प्लूम्यूल बनाएगा, ओके, प्लूम्यूल, ओके। तो ये कोलियो, ये टर्म यहाँ पर कॉमन है, जैसे हम कोटाइलेडन टर्म यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर कोलाई, यहाँ पर कोलियो टर्म लिया है। तो कोलियोक्टाइल तो प्लूम्यूल टिप को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कोलियोराइजा को। राइजा का मतलब होता है रूट लाइक, कोलियोराइजा मतलब ये आगे जाकर के रेडिकल, और रेडिकल आगे जाकर के रूट बनाएगी, तो राइजा मतलब रूट लाइक। तो कोलियोक्टाइल एंड कोलियोराइजा एंड कोटाइलेडन, ये 3 मेन पार्ट आपको याद रखना है। ये नीचे वाला पार्ट रूट कैप बनाएगा, ओके, आगे जाकर के वो रूट कैप बनाएगा, सबसे नीचे वाला पार्ट ये जो है रूट कैप को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से स्टेम बनने के लिए, शूट बनने के लिए प्लूम्यूल ओरिजिनेट होगा कोलियोक्टाइल रीजन से, और रूट बनने के लिए यहाँ से कोलियोराइजा से ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये कोटाइलेडन, सिंगल कोटाइलेडन है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं एपिब्लास्ट, ओके। ये रेमनंट है सेकंड कोटाइलेडन का, जो डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसको, एक ही कोटाइलेडन फंक्शनल है इसलिए इसको मोनोकॉट एम्ब्रियो बोला है, ओके। रेमनंट, रिमेन्स ऑफ सेकंड कोटाइलेडन, सेकंड नॉन फंक्शनल कोटाइलेडन। समझ में आया बेटा? क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रियो में इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग जल्दी। डन सर। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो मेनली ग्रासेस में मिलता है, और मोनोकॉट्स या ग्रासेस में जो कोटाइलेडन मिलेगा, सिंगल कोटाइलेडन, यहाँ पर इसको स्कूटेलम भी नाम देते हैं, स्कूटेलम,
इस कोटाइलेडन को। सिंगल कोटाइलेडन ऑफ ग्रासेस इज टर्म्ड एज स्क्यूटेलम, और जो दूसरा रेमनेंट होता है उसको नाम देते हैं एपीब्लास्ट। जबकि डाइकॉट में दोनों फंक्शनल रहेंगे तो दोनों को कोई नाम नहीं देंगे हम, दोनों सेम है। ये दोनों अलग अलग है, एक फंक्शनल है और एक जो है वो नॉन फंक्शनल रेमनेंट बचा हुआ है, डिजेनरेटेड पार्ट का थोड़ा सा पार्ट रिमेन्स बचा हुआ है, इसलिए उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। डाइकॉट में कोई नाम नहीं देंगे, डाइकॉट में बस कोटाइलेडन्स कहेंगे। लेकिन मोनोकॉट में एक कोटाइलेडन फंक्शनल है जिसको स्क्यूटेलम कहेंगे, और दूसरा जो डिजेनरेटेड पार्ट है उसको एपीब्लास्ट कहेंगे। हो गया बेटा सबका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. गुड। Yes, sir. ये हो गया मोनोकॉट एम्ब्रियो। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, अगर क्वेश्चन आया how many cotyledons does monocot have? monocot plants have, तो 2 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे? इससे पहले मैंने मोनोकॉट एम्ब्रियो को पहले वाले इसमें क्या लिखा बेटा? मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट एम्ब्रियो, उसमें कितने कोटाइलेडन लिखे हमने? 2 लिखे। मतलब 2 है जिसमें से 1 वर्किंग होता है, 1 मतलब वो होता है मतलब काम का स्टार्टिंग नहीं में होता है। मुझे बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर दिया बेटा, वहां पर स्टार्टिंग में इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट आपने कौन सा लिया था? एम्ब्रियो फॉर्मेशन में फिर हमने मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो को कैसे लिखा? वहां पर 2 पॉइंट्स लिखे ना वहां पर, मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट प्लांट, उसमें क्या लिखा? कितने कोटाइलेडन लिखे? कशिश कितने लिखे बेटा तुमने? सिंगल मतलब 1। फिर डाउट आना ही नहीं चाहिए ना। सिंगल अगर है बेटा, वहां पर हमने पहले स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया ना। एक कोटाइलेडन है, फंक्शनल कोटाइलेडन एक ही है, वो दूसरा डेवलप नहीं हो पाया, नाम ही तो इसलिए पड़ा है ना मोनोकॉट। कॉट कॉट कहां से आया? कोटाइलेडन से आया है। चलो अब सेकंड डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट मतलब 2 कोटाइलेडन हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो डाइकॉट एम्ब्रियो जब बनाते हैं तो इसमें डाइकॉट एम्ब्रियो में आफ्टर फ्यू डिविजन्स, ये हार्ट शेप, लंग शेप एंड देन फाइनली लंग शेप के बाद ये कंप्लीटली यू शेप स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो यू शेप स्ट्रक्चर जब ये ऐसा बनाता है, ओके, इनवर्ट यू शेप स्ट्रक्चर इस तरह से जो भी बना रहा है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो दिखता है। डाइकॉट एम्ब्रियो में आप वहां पर सस्पेंसर को दिखा सकते हैं, क्योंकि डाइकॉट एम्ब्रियो जब ग्रो होता है तब सस्पेंसर कुछ वहां पर रह जाता है, मोनोकॉट में पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाता है। ये आपने इसमें इसकी वेसिकुलर सेल्स दिख सकती है। जो फर्स्ट वाली सेल्स होती है उसको वेसिकुलर सेल बोलते हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होती है इसके लिए। ये रेड वाला सस्पेंसर बनाया, बाकी ब्लू वाला एम्ब्रियो बनाया है। अब इसमें सबसे पहले कोटाइलेडन कहाँ है?
तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ समझाने के लिए, डायग्राम में आपको ऐसा बनाना है डायग्राम और सीधा कोटाइलेडन लिख देना है, लेकिन आपको समझने के लिए कि कोटाइलेडन कहाँ है, मैं इसको शेड कर रहा हूँ। कोटाइलेडन कहाँ तक कोटाइलेडन है, ये पहली कोटाइलेडन हो गई, दिखी क्या सबको? ये पहली कोटाइलेडन यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? दिखा सबको? यस सर। नहीं? ओके। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है कोटाइलेडन, ओरिजिनेट होकर के एक्सटेंड कर रही है यहाँ तक, ये पहली कोटाइलेडन हो गई। ओके, ऐसी दूसरी कोटाइलेडन को भी मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड कोटाइलेडन। जितना शेड करता जा रहा हूँ उतना पूरा सेकंड कोटाइलेडन का पार्ट। ओके, ये सेकंड कोटाइलेडन हो गई। तो दोनों लगभग दोनों एक जैसे ही है कोटाइलेडन, दिख रहा है? अरे भाई आवाज दोगे? हुआ? Yes, दिख रहा है sir. कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये दोनों कोटाइलेडन सेम दिख रही है, मतलब दोनों डेवलप्ड है। ओके, दोनों फंक्शनल है। तो ये हो गई दोनों कोटाइलेडन्स। दोनों कोटाइलेडन फंक्शनल है, इसलिए ये डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, अब कोटाइलेडन के नीचे वाला पार्ट, ये हाइपोकोटाइल पार्ट है ना। कोटाइलेडन, उसके कोटाइलेडन का ओरिजिन ये है, यहां से ओरिजिनेट हुई है। कोटाइलेडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल पार्ट, और हाइपोकोटाइल पार्ट आगे जाकर के रेडिकल बनाएगा और रेडिकल आगे जाकर के रूट में ग्रो होगा। तो एम्ब्रियो में हाइपोकोटाइल मिलेगा। जब जर्मिनेशन होगा सीड का, तब हाइपोकोटाइल पार्ट से सीड जर्मिनेशन के टाइम पर रेडिकल निकलेगा और आगे फर्दर डेवलपमेंट की प्रोसेस में रूट बनेगी। तो आपको एम्ब्रियो में हाइपोकोटाइल दिखेगा बस, लेकिन सीड जब जर्मिनेट हो रही है तो वहां से रेडिकल निकलेगा, तो रेडिकल हाइपोकोटाइल पार्ट से निकलेगा, ये कन्वर्ट होगा रेडिकल में। ये जो पार्ट है हाइपोकोटाइल के बाद वाला, ये रूट कैप बनाएगा, रूट की कैप। ओके, जो आगे उसको सॉइल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी। रूट कैप की सेल्स डेड होती है, टफ होती है, ठीक है, सॉइल में ज्यादा पेनिट्रेट कर सके रूट, इसके लिए होती है। और रूट के रेडिकल के पार्ट को, रूट की लिविंग सेल्स को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए डेड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये तो हो गया हाइपोकोटाइल, ये हो गया कोटाइलेडन। अब एपिकोटाइल पार्ट कौन सा है? तो ये हाइपोकोटाइल का, कोटाइलेडन का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है। ओके, यहाँ ये ऐसी दो कोटाइलेडन है। ओके, ये कोटाइलेडन है, ये कोटाइलेडन यहाँ पर है, तो ये आगे जाकर के ऐसी हो जाएगी। और ये जो बीच में यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है, ये प्लूम्यूल टिप, मतलब ये एपिकोटाइल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्लूम्यूल टिप, ओके, ये वाला पार्ट, इसको मैं रेड से शेड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये प्लूम्यूल टिप है, और पूरा जो रेड से शेड किया पार्ट है वो हो जाएगा एपिकोटाइल पार्ट, कोटाइलेडन के ऊपर वाला पार्ट। ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, दो कोटाइलेडन के बीच में खाली जगह है, और ये वहां पर ये प्लूम्यूल टिप है। और प्लूम्यूल टिप के बाद वाला पूरा पार्ट, टिप मतलब केवल आगे वाला हिस्सा, बाद वाला पार्ट पूरा एपिकोटाइल पार्ट है। ये एपिकोटाइल, एपिकोटाइल की टिप प्लूम्यूल टिप, और प्लूम्यूल टिप से प्लूम्यूल बनेगा, और प्लूम्यूल से आगे शूट बनेगा। ओके, तो ये सिंपल है डाइकॉट एम्ब्रियो, दो कोटाइलेडन, दोनों के दोनों फंक्शनल है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो जल्दी। Done, sir. गुड। अदर बैचेस में हुआ क्या बेटा? Done, sir.
गुड। मानकापुर ब्रांच से आवाज नहीं आया फिर भी। मानकापुर ब्रांच में हो गया क्या बेटा स्क्रीनशॉट? सर स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं मिल रहा है मेरे को इधर। ओके, फिर और कोई नहीं क्या मानकापुर ब्रांच से जो स्क्रीनशॉट ले सकता है? ओके ठीक। ये डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। अब हमने कहा था कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब तक होता रहता है तब तक एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर आगे उस एंडोस्पर्म का क्या होगा? अगर एम्ब्रियो बन गया, सीड बन गई है, तो एंडोस्पर्म का आगे क्या होगा? क्या एंडोस्पर्म आगे बचेगा या पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया? ओके, मतलब वहां पर दो चांसेस, या तो एम्ब्रियो बनने के टाइम पर पूरा कंज्यूम हो जाए एंडोस्पर्म, पूरा खाना खा ले एम्ब्रियो, ठीक है, या फिर फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो के बाद में भी कुछ एंडोस्पर्म बच जाए। तो दो तरह की सीड होती है एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। On the basis of endosperm, seeds are of two types. फर्स्ट वन सीड को हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स, और इसी को दूसरा नाम देते हैं एल्बुमिनस सीड्स। ओके, तो those type of seeds, those types of seeds which possess endosperm even after complete development of embryo. मतलब एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो गया, मतलब एम्ब्रियो को जितना न्यूट्रिशन चाहिए था एंडोस्पर्म से ले लिया, लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म ज्यादा अमाउंट में था, मतलब इतना ज्यादा था कि एम्ब्रियो बनने के बावजूद भी उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। ओके, तो ऐसी सीड्स जिनमें एम्ब्रियो पूरा कंप्लीटली बन गया, उसके बाद में भी एंडोस्पर्म कुछ बचा हुआ है, तो उन सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। इनको एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं दूसरा नाम। तो एल्बुमिनस क्यों बोला? क्योंकि एल्बुमिन मतलब प्रोटीन होता है और एंडोस्पर्म में ज्यादातर प्रोटीन भरा होता है। ओके, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जब हम बनाते हैं, आपने मेज की सीड बनाई होगी 9th-10th क्लास में, मेज की सीड इस तरह से बनाई होगी आपने। मेज की सीड का डायग्राम बनाया था क्या बेटा आपने 9th-10th में? होता है वो 9th-10th में? सर सीबीएसई में नहीं था। ऐसा नहीं होता बेटा, सभी में रहता है। ओके, सर हमने तो नहीं बनाया सर। सभी में होता है। अगर आप वहां पर देखो तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं तो एम्ब्रियो मोनोकॉट, मेज की सीड मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होगा और एंडोस्पर्म होगा। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में एक लेयर बनाई जाती है, सेल की लेयर, उसको बताते हैं एल्बुमिनस लेयर। ओके, सेल की एक लेयर बनाई जाती है, उसको बोलते हैं एल्बुमिनस लेयर, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में, जो कि एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। ओके, तो अगर एंडोस्पर्म बचेगा तो ये एल्बुमिनस लेयर भी बचेगी। देयरफॉर
उसको एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। ओके, एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड्स। तो मेल्स, ठीक है, वेट, इनमें जो है ज्यादातर ये प्रेजेंट रहती है। कॉटन वगैरह इसलिए आपको वहां पर मिलेगा। तो कोकोनट है ना, कोकोनट में तो एंडोस्पर्म मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। टेंडर कोकोनट होगा, कच्चा होगा, तो आपको वो कोकोनट मिलेगा वहां पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के फॉर्म में। और अगर वो पक गया है पूरा, वहां पर मैच्योर हो गया है वहां पर सीड, ठीक है, तो वहां पर वो कोकोनट व्हाइट पार्ट जो है, खोबरा जो है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा। तो कोकोनट, आप इसका एग्जांपल तो 100% वहां पर कोकोनट तो लिख ही सकते हैं। कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज, इनमें मेनली मिलेगा। दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और एग्स एल्बुमिनस सीड्स। एक्स, एक्स मतलब एक्स मतलब पता होगा ना आप लोगों को, तो बहुत अच्छे से पता होगा एक्स का मतलब। नहीं पता है? बताना नहीं चाहते आप? ओके, मतलब जो पहले प्रेजेंट था अब नहीं है। ओके, क्लियर? तो पहले वो सीड में एल्ब्यूमिन था, मतलब एंडोस्पर्म था, लेकिन अब एंडोस्पर्म नहीं है। ओके, तो those seeds in which during embryo development endosperm is fully consumed, पूरा खा लिया जाता है, पूरा खत्म कर दिया जाता है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर। ओके, endosperm is fully consumed. These type of seeds are known as non-endospermic seeds or exalbuminous seeds. Okay, क्लियर है बेटा? तो इनमें जो फूड आगे जाकर के स्टोर होगा सीड में, वो कहाँ होगा? तो कोटाइलेडन में स्टोर होगा, क्योंकि अब वहां पर एंडोस्पर्म नहीं है। तो आगे सीड जर्मिनेशन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए फूड स्टोर कौन करेगा? तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड का स्टोरेज फिर आगे करता है एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद। इसमें होता है एम्ब्रियो को एक्टिव बना करके रखने के लिए कुछ ना कुछ फूड चाहिए, वहां पर एनर्जी तो लेता रहेगा थोड़ी थोड़ी सी। सीड जर्मिनेशन के बाद में वो पूरा एक्टिव होगा, लेकिन तब तक वो लिविंग तो बना रहेगा ना, वाइटल बना रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए थोड़ी थोड़ी। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? अब एंडोस्पर्म तो उसने पूरा खा लिया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एम्ब्रियो है तो फिर उसको प्रोवाइड करेगा कोटाइलेडन। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोरेज कोटाइलेडन्स करती है, ठीक है, जैसे ग्राउंडनट या पीनट सीड्स। ओके, पी मटर में, ठीक है, इनमें कोटाइलेडन में यहां पर होता है कैस्टर। ओके, कैस्टर सीड्स देखी होगी ना आपने, कैस्टर ऑयल, कैस्ट्रॉल नहीं बोल रहा हूं मैं, कैस्टर, ठीक है, कैस्टर ऑयल। अरंडी, अरंडी का तेल, ठीक है। तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है। इनमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है, पूरा खत्म कर दिया।
नेक्स्ट एक टर्म है एपोमिक्टिक सीड्स। एपोमिक्टिक सीड्स मतलब ऐसी सीड्स जो एपोमिक्सिस से बनेगी। ओके, सीड्स डेवलप फ्रॉम एपोमिक्सिस फिनोमेना। फिर अब ये एपोमिक्सिस क्या है? एपो मतलब विदाउट, मिक्सिंग मतलब फ्यूजन। फ्यूजन को हम बोल रहे थे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना। ओके, तो सीड बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होगी। तो एपोमिक्सिस is a type of asexual reproduction। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और कुछ फॉर्म हो रहा है तो वो एसेक्सुअल हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स, जो रिजेंबल करता है, उसके जैसा बिहेव करता है, विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एपोमिक्सिस ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, उसके जैसा दिखने की कोशिश करता है, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है और इसलिए वो सीड फॉर्म कर देता है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस से बनी हुई सीड्स को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। ओके, जनरली सीड्स फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। चिकू प्लीज, मेरे को मत क्या मेरे को मत एक्सपेक्ट कर फोन चाहता जो होमवर्क कर। क्या करना है फोन का? कब से सुबह से बोल रही थी, को सुना तब तूने? 10 बजे उठ करता है। माइक बंद कर दो बेटा प्लीज। चलो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जरा ध्यान रखा करो बेटा, जब आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए, जब आप कन्वर्जेशन करते हैं घर में तो आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ओके, इधर ध्यान दो। एपोमिक्सिस का मतलब होगा प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट होती है सीड, लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा भी दिखता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के वो सीड बना लेती है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये बेटा फिर से माइक ऑन हुआ है किसी का, प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, तो कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि वो सीड बना लेते हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये ऐसा स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो फर्टिलाइजेशन को तो नहीं, फर्टिलाइजेशन से नहीं हो रहा है, गैमेट फ्यूजन से नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें सीड बन रही है, फर्टिलाइजेशन के जैसा मिमिक कर रहा है, क्योंकि सीड फर्टिलाइजेशन से ही बनती है यूजुअली। तो ऐसे स्पेशल फिनोमेनन को जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, मिमिक कर रहा है, उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और ऐसी बनने वाली सीड्स को एपोमिक्टिक सीड्स। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछता है वहां पर एनसीईआरटी में कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे? तो आपको ये टॉपिक में बता दिया था पहले वाले टॉपिक में कि उसको पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। ओके, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो अगर फ्रूट्स बने बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे बनाना में होता है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ओके, तो हमने नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना में और इंड्यूस पार्थेनोकार्पी हमने ऑक्सिन की हेल्प से बोला था टोमेटो में हो सकती है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लास्ट टर्म है पॉलीएम्ब्रियोनी।
पोली एम्ब्रियोनी मतलब मेनी एम्ब्रियोस फॉर्म होना। तो अलग अलग सीड्स से, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग सेल से। नॉर्मल एम्ब्रियो किससे बनता है बेटा? जाइगोट से, अभी अभी हमने देखा। लेकिन जाइगोट के अलावा अगर जैसे मैंगो में सबसे पहले पोली एम्ब्रियोनी डिस्कवर की गई थी, तो मैंगो और सिट्रस इनमें ज्यादा दिखता है पोली एम्ब्रियोनी। तो इनमें क्या होता है कि कुछ न्यूसेलर सेल, जो डिप्लॉइड सेल है, वो एक के जैसे बिहेव करती है, एक जैसा बन जाती है और सीधा बिना फर्टिलाइजेशन की वो डिप्लॉइड एग एम्ब्रियो बना लेता है। या फिर कुछ एंटीपोडल सेल किसी मेल गैमेट के साथ में फ्यूज होकर के वहां पर एम्ब्रियो बनाने लग जाए। ओके, तो एम्ब्रियो सैक की भी कुछ सेल्स वहां पर पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर न्यूसेलर सेल पार्टिसिपेट करती है, मैंगो में ज्यादातर न्यूसेलर सेल्स पार्टिसिपेट करती है, डिप्लॉइड सेल्स, तो उसको हम न्यूसेलर पोली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। ओके, तो पोली एम्ब्रियोनी का मतलब जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बने। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। पोली एम्ब्रियोनी इट मींस फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोज इन अ सिंगल सीड, एक सीड में एक से ज्यादा। तो आप नींबू में देखोगे, संतरे में देखोगे, आम में देखोगे, तो उनकी सीड्स में आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियोज दिखते हैं। इसका रीजन क्या है? पहला तो एक एक जो नॉर्मल एम्ब्रियो है वो तो जाइगोट से बनेगा, लेकिन जो बाकी के अदर एम्ब्रियो है वो अदर देन जाइगोट से बनेंगे। ओके, ठीक है बेटा, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो, फिर अब ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर पोली एम्ब्रियोनी। आप लोगों को आपकी बुक में से लिख लेना है। किसी को कोई डाउट हो तो कल के दिन क्लास में पूछ लेना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसा ही है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, इस टॉपिक के बाद के क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से और आपके स्टेट बोर्ड की बुक से कंप्लीट कर लेना। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट स्टेट बोर्ड की बुक के पीछे के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। बाय बेटा, टेक सर केयर। सर यस यस बेटा। सर अभी सब्जेक्टिव टेस्ट में सीबीएसई वालों को ये दोनों चैप्टर्स दोगे ना? कल शायद ट्यूसडे के दिन किसी ने पूछा था तो मैंने सिलेबस लिखा था ना बेटा। आप लोगों ने सर मैं पूछ थी लिया नहीं कि शायद तब क्लास में। हाँ बेटा, दोनों चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, यस सर। आपका सीबीएसई है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, दोनों चैप्टर है फिर पहले। और स्टेट बोर्ड वालों के लिए प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है। चलो बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर।